प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रहेंगे मौजूद। वर्धा की तर्ज पर नवा रायपुर में भी बनेगा सेवाग्राम। मुख्यमंत्री ने किया स्थल निरीक्षण। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद मिलादुन्नबी का त्योहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। और कोविड से बचाने देश में अब तक 98 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके लगाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जनता को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर पहली फ्लाइट श्रीलंका से आएगी, जिसमें वहां के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के साथ 100 से अधिक बौद्ध भिक्षु और श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल के गणमान्य व्यक्ति रहेंगे। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट है। इसका रनवे 3.2 किलोमीटर लंबा तथा 45 मीटर चौड़ा है। इसके रनवे की क्षमता 8 फ्लाइट प्रति घंटा है। इस एयरपोर्ट पर ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि यहां दिन ही नहीं रात में भी उड़ान संभव रहे। इसकी अंतरिम पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग 3600 वर्ग मीटर में बनी हुई है और इसकी पीक आवर पैसेंजर क्षमता 300 की है। इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 5 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच MOU हस्ताक्षरित हुआ था। प्रदेश सरकार ने 10 अक्टूबर 2019 को इस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी को हैंडओवर किया। कुशीनगर हवाई अड्डे के उद्घाटन से दुनिया के विभिन्न हिस्सों के तीर्थयात्रियों को इस क्षेत्र के विभिन्न बौद्ध स्थलों से निर्बाध संपर्क प्रदान करने की सुविधा मिलेगी। इससे दक्षिण एशियाई देशों के साथ सीधा विमान संपर्क होगा। श्रीलंका, जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर आदि से आने वाले पर्यटकों के लिए कुशीनगर पहुंचने और क्षेत्र की समृद्ध विरासत का अनुभव करना आसान बना देगा। बुधवार को होने वाले इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित सांसद तथा विधायक उपस्थित रहेंगे। महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की संकल्पना को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए नवा रायपुर में भी वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी। आज़ादी के 75वें वर्ष में आज़ादी की लड़ाई के मूल्यों, सिद्धांतों और आदर्शों को चिरस्थायी बनाने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सचिन राव के साथ नया रायपुर में बनने वाले सेवाग्राम के लिए चिन्हांकित स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि सेवाग्राम के लिए नवा रायपुर 76.5 एकड़ की जमीन चिन्हांकित की गई है। इस स्थल में लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में 2 नहर भी है। शेष 75 एकड़ भूमि में सेवाग्राम बसाया जाएगा। सेवाग्राम को इस ढंग से विकसित किया जाएगा कि वहां छत्तीसगढ़ की परंपरागत ग्रामीण भवन शैली की झलक दिखे। निर्माण कार्यों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध निर्माण सामग्री का उपयोग होगा। आश्रम के अंदर की सड़कें भी ग्रामीण परिवेश के अनुरूप होंगी। सेवाग्राम तक पूरा क्षेत्र हरियाली से भरपूर रहेगा। आश्रम का पूरा वातावरण आत्मिक शांति प्रदान करेगा। सेवाग्राम में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं आत्मनिर्भर ग्राम की कल्पना को साकार करने के लिए सभी प्रकार के कारीगरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का प्रावधान भी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सेवाग्राम की स्थापना के लिए 2 अक्टूबर 2021 से पहले इस संबंध में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि इस परियोजना के पीछे महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित सेवाग्राम है, जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में महात्मा गांधी और उनकी सहधर्मिणी कस्तूरबा के निवास के रूप में की गई थी, ताकि वहां से वे मध्य भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर सकें। वर्धा का ये संस्थान महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण का केंद्र भी था,
गांधी जी का मानना था कि भारत की स्थितियों में स्थायी रूप से सुधार के लिए ग्राम सुधार ही एकमात्र विकल्प है। अब 21वीं सदी में महात्मा गांधी के उन्हीं सपनों के अनुरूप ग्राम सुधार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नवा रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद मिलादुन्नबी की शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में पूरे विश्व के लिए शांति और समृद्धि तथा दयालुता और भाईचारे की कामना की। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद मिलाद लोगों को प्रेम, समानता और सौहार्द का संदेश देता है। यह अवसर गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने तथा समाज में व्याप्त विषमताओं को दूर कर एकरूपता स्थापित करने पर जोर देता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों, विशेषकर मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद दी है। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस ईद मिलादुन्नबी के पवित्र मौके पर उन्होंने अमन, शांति और लोगों की खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री ने जारी अपने संदेश में कहा है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद साहब दुनिया में अमन और भाईचारे का संदेश लेकर आए। उन्होंने पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया। इधर दुर्ग जिले में जुलूस-ए मोहम्मदी निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत की। विभिन्न मार्गों से गुजरकर ये जुलूस पुनः जामा मस्जिद में आकर संपन्न हुआ। जुलूस का विभिन्न सामाजिक संगठन के लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। जामा सैयद महमूद अशरफ ने बताया कि ये जुलूस पैगंबर मोहम्मद द्वारा दिए गए इंसानियत के पैगाम के साथ निकाला गया है। इसके पूर्व मस्जिदों में सुबह फजर की नमाज के साथ पंचम कुशाई की गई। भिलाई स्थित जामा मस्जिद में इमाम हाफिज मोहम्मद इकबाल अंजुम ने परचम कुशाई की रस्म पूरी की। आज ही के दिन दुनिया में तशरीफ़ लाए उनकी पैदाइश का दिन है और ये हम सब के लिए बहुत बड़ी नेमत है। बल्कि आपका आना सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं, आपकी पैदाइश पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। तो चूँकि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज ही के दिन, आज ही की तारीख़ में इस ज़मीन पर आपकी पैदाइश हुई, आपका आना हुआ, तो हम लोग इस खुशी में सेलिब्रेट करते हैं, उनके इस जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष सभी त्योहार प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक मनाए जा रहे हैं। इसमें त्योहार के दौरान रैली पर प्रतिबंध के साथ अन्य दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 98 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 87,41,000 टीके लगाए गए। वहीं देश में कल 13,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जो पिछले 231 दिनों में सबसे कम संख्या है। इस समय 1,83,118 लोगों का कोविड उपचार चल रहा है। उपचार करा रहे लोगों की संख्या कुल संक्रमित लोगों के 1% से भी कम है और ये अभी 0.54% है। मंत्रालय ने बताया कि उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर 98.14% है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद से सबसे अधिक है। कल 19,000 से अधिक लोग उपचार के बाद संक्रमण मुक्त हुए और स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 3,34,58,801 हो गई। दैनिक संक्रमण दर इस समय 1.11% है। इस महामारी के कारण अब तक 4,52,454 लोगों की मौत हुई। कल महामारी से 164 लोगों की जान गई। देश भर में अब तक 59 करोड़ 31 लाख कोविड परीक्षण हो चुके हैं। कल एक दिन में 11,81,000 परीक्षण किए गए। इधर छत्तीसगढ़ में औसत पॉजिटिविटी दर 0.13% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 18 जिलों में कोरोना का कोई भी नया मामला नहीं आया है, जबकि 27 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इस तरह प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 10,05,681 हो गई है, जिनमें से 9,91,922 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 189 है। भारत स्काउट एंड गाइड्स छत्तीसगढ़ द्वारा जांजगीर में 4 दिवसीय आपदा प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का शुभारंभ छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजश्री महंत रामसुंदर दास ने किया। यहां 4 दिनों तक पूरे संभाग से पहुंचे स्काउट्स एवं गाइड के छात्र छात्राओं को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जा रही है।
पहले दिन आगजनी से बचाव के अलग अलग तरीकों के बारे में अवगत कराया गया। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजश्री महंत राम सुंदर दास ने कहा कि संभाग के छात्र 4 दिनों तक आपदा प्रबंधन के गुर सीखेंगे और लोगों को भी सिखाएंगे। उन्होंने छात्र छात्राओं के लिए बताया गया है कि 4 दिनों तक अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। 22 अक्टूबर को शिविर का समापन होगा। कोरबा जिले में सौर ऊर्जा से संचालित लिफ्ट इरिगेशन की सुविधा किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिला प्रशासन ने डीएमएफ मद से क्रेडा की मदद से जिले के 4 गांवों में सौर ऊर्जा से संचालित 40 एचपी के पंप स्थापित किए हैं, जिनके माध्यम से अब गांव के असिंचित खेतों तक साल भर पानी की आपूर्ति की जा सकेगी। ग्राम कुरुडी के किसान विष्णु प्रसाद कश्यप और हरीश कुमार ने बताया कि पहले उन्हें बरसात के पानी पर ही आश्रित रहना पड़ता था, लेकिन जिला प्रशासन की मदद से खेतों तक पानी पहुंचाने की योजना से अब उन्हें फायदा हो रहा है। अब किसान ला पानी मिल गए तो पानी ही सब कुछ है। हमन एक फसल खरीफ में लगात रहन, वो भी वर्षा आधारित रही से, तो लास्ट में एक पानी के कारण फसल खराब हो जाए, वो खराब नहीं है, दूसरा रबी फसल में हमन और दूसरा खेती कर सकत हन। ऐसे हमारे खेत तक पानी पहुंच गए तो कई ठो फसल ले सकत हन। वैसे गांव कुरुडी है सब्जी खेती के लिए प्रसिद्ध है। नाला के आसपास कोई रबी फसल में सब्जी लगाएं, बाकी पानी मिल जाए के कारण खेत में भी सब्जी लगा के अच्छा आमदनी ले सकते हैं। ये योजना जो है वो क्रीड़ा विभाग द्वारा लगाए गए हैं। पानी के माध्यम से हमारे खेत तक के पानी पहुँची और हमारे खेत में पूरा नल वगैरह खुले हैं, ओखर से हमारा पानी पहुँच जाए एकदम आराम से। और हमारा जो धान खेत है तो पूरा रेती टाइप के इलाका है, जेखर से बरसात में पानी होते तो बिल्कुल वहाँ पे रुके नहीं। क्रीड़ा विभाग के सहायक अभियंता एनके रॉय ने बताया कि गांव में सोलर ऊर्जा से संचालित पंप के जरिए किसानों के खेत तक पानी पहुंचाया जा रहा है। बरसाती नाला है जिसमें साल भर पर्याप्त पानी रहता है। इसमें जल संसाधन विभाग द्वारा स्टॉप डैम बनाया गया था। पानी उपलब्ध रहता था लेकिन ग्रामीण इसका उपयोग नहीं कर पाते थे, जिसके लिए क्रेडा द्वारा 40 एचपी क्षमता के एक पंप की स्थापना कार्य की गई है, जिससे 40 हेक्टेयर भूमि तक पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। संयंत्र के संचालन के लिए ग्रामीणों की एक समिति बनाई जाएगी, जिनके खेत में पानी पहुंचाया जाना है। ग्रामीण ही इसकी देखभाल करेंगे और उन्हीं के सर्वसम्मति से एक ऑपरेटर नियुक्त किया जाएगा, जिसका काम रहेगा संयंत्र को चालू करना, बंद करना, और उसको एक पारिश्रमिक जो है क्रीड़ा द्वारा प्रति माह दिया जाएगा। और संयंत्र के संचालन के लिए जो तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा वो क्रीड़ा द्वारा दिया जाएगा। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए जिला कुरुडी ग्राम पंचायत सहित चितापाली, रोगबहरी और सलिया भाटा में लिफ्ट इरिगेशन की सुविधा प्रदान की गई है। इसका सीधा लाभ 250 किसानों को मिल रहा है। डीएमएफ मद से लिफ्ट इरिगेशन का काम 4 गांव में किया जा रहा है और इससे जो है 150 हेक्टेयर जो ज़मीन है वो सिंचित होगी, जो किसानों की असिंचित ज़मीन है, और 250 से भी अधिक इसमें जो है किसान लाभान्वित होंगे। गौरतलब है कि पहले इन गांवों के समीप नालों में पानी होने के बाद भी उसका उपयोग किसान नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लिफ्ट इरिगेशन की सुविधा बहाल होने से अब किसानों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। बस्तर दशहरा में शामिल होने दंतेवाड़ा से जगदलपुर आई मावली माता की डोली एवं मां दंतेश्वरी के छत्र का आज विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद विदाई हो गई। इसी के साथ 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे का समापन भी हो गया। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की शुरुआत श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पाट जात्रा विधान के साथ हुई थी। इस दौरान बस्तर दशहरा में लगभग 75 से अधिक विधान रस्म संपन्न किए गए। अंतिम रस्म मावली माता की विदाई पूजा विधान में परंपरानुसार राज परिवार के सदस्य कमल चंद्र भंजदेव एवं राजगुरु पुजारी सेवादारों के द्वारा माता मावली की डोली को कांधे पर रखकर दंतेश्वरी मंदिर से बाहर निकाला गया। इस दौरान महिला पुलिस के जवानों ने हर्ष फायर कर माता को सलामी दी। इसके पश्चात मंदिर के सिंहद्वार में बने विशाल मंच पर मावली माता की डोली एवं मां दंतेश्वरी छत्र को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा गया। इसके बाद बाजे गाजे एवं पुलिस बैंड के साथ महिलाएं सिर में कलश लिए तथा राज परिवार के सदस्य बाई जी की डोली को कंधे में उठाए शोभा यात्रा के साथ जिया डेरा पहुंचे।
जहां माई जी की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद फूलों से सुसज्जित एक वाहन में मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र को सवार कर शक्तिपीठ दंतेवाड़ा के लिए रवाना किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह पूजा अर्चना भी की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।